कल हमने एमीन्स की प्रिपरेशन मेथड की थी। प्रिपरेशन मेथड में हमारे पास इसके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से होने को तो कई सारी होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 5 थी। नंबर 1 था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जो फर्स्ट वाली प्रिपरेशन मेथड थी वो थी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। सेकंड वाली क्या थी? अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। नंबर थर्ड वाली कौन सी थी हमारे पास? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नंबर फोर्थ वाली कौन सी थी अपने पास? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नंबर नेक्स्ट कौन सी थी हमारे पास? हॉफमैन ब्रोमाइड। डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। दीज आर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन्स जो हमने कल कर ली थी। जिस बच्चे ने नहीं देखा हो एक बार आप लोग वो वाला लेक्चर देख सकते हैं, यानी कल वाला वीडियो देख सकते हैं। चलो आज हम लोग करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम लोग बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो एमीन्स क्या होते हैं बेसिकली कि मान लीजिए अगर लोअर मेंबर है तो एमीन्स अगर नेचर वाइज फिजिकल स्टेट देखें हम इनकी तो एक फिशी स्मेल होती है और कलरलेस होते हैं ना। एमीन्स आर कलरलेस एंड हैविंग फिशी एड। अगर हम मान लीजिए एनिलीन की बात करें या एराइल एमीन की बात करें तो वो भी कैसे होते हैं? एनिलीन फर्दर कलरलेस होती है, लेकिन मान लीजिए हमने इसको ऑक्सीडेशन कर दिया यानी कि बाहर रख दिया तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ये कलर में चेंज हो जाती है। जनरली ये येलो कलर देती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एनिलीन इज एनिलीन और एराइल एमीन्स are colorless but they can give the color in the presence of air और लाइट। लाइट के प्रेजेंस में एनिलीन क्या होगा? फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कलर देगी, ठीक है ना। जनरली इसका येलो कलर आता है, ये हम लोग डाइजेनियम सॉल्ट वगैरह डाई वगैरह पढ़ेंगे तो क्लियर कर लेंगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है बेसिकली कि जो प्राइमरी एमीन है और सेकेंडरी एमीन है, प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बट अगर हम लोग टर्सरी अमीन्स की बात करें जिसमें कि हाइड्रोजन होता ही नहीं है तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो वी कैन से दैट लोअर मेंबर ऑफ एमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे मान लीजिए कार्बन की चेन बढ़ती जाती है, तो जब कार्बन की चेन बढ़ेगी तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। और जब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। एमीन्स आर soluble in water due to H bonding.
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। जैसे जैसे मान लीजिए पार्ट बढ़ता रहता है तो वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने की वजह से, हाइड्रोफोबिक पार्ट जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये सेकेंडरी अमीन है मान लेते हैं, और ये हमारे पास टर्सरी अमीन है। और अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ ज़्यादा होगी, तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा देखिए होता क्या है इसमें कि जो कम मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर्स ऑफ एमीन होते हैं, तो लोअर मेंबर ऑफ एमीन्स में एक बार और चेक कर लेते हैं वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। तो लोअर मेंबर्स ऑफ एमीन में क्या होता है, एक बार और चेक कर लेते हैं वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। देखो लोअर मेंबर्स ऑफ एमीन में बेसिकली लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वो सॉलिड बनते जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं लोअर मेंबर्स ऑफ एमीन्स lower members of amine are gases or liquid, but higher members of amine are solid, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वो सॉलिडिफाई होता जाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें एमीन्स की, तो सबसे पहले ले रहे हैं इसका बेसिक कैरेक्टर। नंबर 1 इज द बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। अगर मान लो हम लोग बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करें तो एक मैंने अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है जीओसी में, वो आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। हाँ, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में तो नहीं करने वाले हैं, मैंने जो वीडियो बना रखा है उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दूंगा यहाँ। तो हम इसमें बोलते हैं एलिफेटिक एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन्स। इसका रीजन क्या हो सकता है भाई? एलिफेटिक हम किसको बोलते हैं? जो चेन में बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास चेन में बन रहा है, ठीक है, दिस इज द एलिफेटिक एमीन। अब हम लोग यहाँ पे बात करें, दिस इज द एरोमेटिक एमीन। अब आपसे पूछे कोई भी कौन, विच वन इज द मोर बेसिक? बोथ ऑफ देम। यू कैन से फर्स्ट वन, बिकॉज इसके जो लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं। कॉन्जुगेशन में जाने के बाद इस पे लॉन पेयर नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली रिच नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच नहीं होगा तो उसकी वजह से ये कम बेसिक है, और प्लस आई इफेक्ट प्लस जो भी आप कहना चाहोगे वो इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन इस पे इलेक्ट्रॉनिकली रिच नहीं रहा क्योंकि इसके जो लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में जा चुके हैं, वो रेजोनेंस में जा चुके हैं। तो एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन्स। फर्स्ट तो ये। दूसरा वाला क्या है कि जैसे मान लीजिए इसमें कई सारे इफेक्ट लगते थे बेसिक कैरेक्टर की। जब भी हम कभी बात करते हैं प्लस आर इफेक्ट, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो
अगर मान लीजिए कि हम लोग इसमें एलिफेटिक की बात करें और एरोमेटिक की बात करें, इन तीनों में बेसिक कैरेक्टर देखा जाए तो किसका ज्यादा होगा बताओ? अब ये तीनों हैं। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? बेंजाइल एमीन। इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कि ये एलिफेटिक एमीन्स है, तो फर्स्ट में तो यही आएगा, ठीक है। ये भी एलिफेटिक एमीन्स है क्योंकि ये जो लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसका कॉन्जुगेशन में डायरेक्ट नहीं आ रहा है। और 7 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल। तो ये बेंजाइल एमीन है, लेकिन कैसा है ये? एलिफेटिक। समझ पा रहे हो ना? मतलब इसके जो लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहे हैं। जिसमें डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में आते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये डायरेक्ट इसके रिंग के कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है, मतलब रेजोनेंस में नहीं आ रहा है। तो 1 के बाद कौन सा हो जाएगा हमारे पास? 2 एंड देन 3। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या होता है कि बेसिक कैरेक्टर का आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती हैं। 2-3 चीजें क्या ध्यान रखनी होती हैं आपको बेसिक कैरेक्टर में? ये ध्यान रखना होता है कि इसमें कुछ डेटा होते हैं। डेटा मतलब कि जैसे हाइड्रेशन एनर्जी, जैसे उसका स्टेरिक हिंड्रेंस, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग प्लस आई की वजह से देखें तो कौन सा ज़्यादा होना चाहिए? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, RCH2 या RNH2, ठीक है। एक है मेरे पास R2NH, एक है मेरे पास R3N। मतलब अगर हम लोग देखें इसको तो 1 डिग्री अमीन, दिस इज द 1 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। 3 अमीन है हमारे पास। अगर मान लो ये गैस फेज में हुए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये गैस फेज में हुए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अमोनिया भी ले लेते हैं डेटा के हिसाब से। तो गैस फेज में इसमें प्लस आई इफेक्ट लगेगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो गैस फेज की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें ध्यान रखना है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन अमोनिया। किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं इसको हम लोग? प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे। प्लस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम मान लीजिए गैसेस फेज नहीं दे रखी है, अपनी तरफ से नहीं लगा देना है आपको, गैसेस फेज वहां लिखेगा, मेंशन करेगा तो आपको लगाना है कि हाँ जी ये ऑर्डर है। लेकिन मान लीजिए अगर मेंशन ही ना करे तो आपको ऑलवेज, कुछ भी ना दे रखा हो तो भी आपको एक्वस फेज ही माननी है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि आर के प्लेस पर, यहां पर आर के प्लेस पर मान लीजिए CH3 दे रखा है, तो आपको क्या करना है? ये प्रैक्टिकल डेटा है एक्वस फेज में, है ना। तो आपको लगाना है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन अमोनिया। मतलब 213 का यूज करना है। कब की बात चल रही है? जब आर के प्लेस पर CH3 आ जाए तब की बात चल रही है। मतलब कम रखना है आपको, ठीक है, 213। अब मान लीजिए आर के प्लेस पर अगर यहां पर C2H5 आ जाए तो क्या होगा? 231 ध्यान रखना है। अमोनिया यहां पर भी ऐसे ही है। कुछ बात समझ में आई? ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैसे याद रहेगा आपको। मान लो CH3 है तो छोटा ग्रुप है, तो छोटा 213 पहले आता है, ठीक है, इसको आप 0 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें क्या है? C2H5 थोड़ा बड़ा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप है तो आपको 231 लगाना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्वस फेज में। लेकिन अभी कुछ और सीखते हैं इसमें। बेसिक कैरेक्टर कर रहे थे, ठीक है। इसको एनिलीन बोलते हैं।
ठीक है, या इसको टॉलुइडिन बोल देते हैं, एक बार के लिए टॉलुइडिन लगा देते हैं। ये हमारे पास टॉलुइडिन है। अब देखो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि रिंग बना के दे दे, हो सकता है आपको नेम दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल एनिलीन है, इसका नाम क्या है बेसिकली एनिलीन, इसका नाम क्या है 4 नाइट्रो एनिलीन, और इसका नाम क्या है पैरा टॉलुइडिन, पैरा टॉलुइडिन। तो अब आपसे पूछे बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, तो ध्यान रखना ये आप सारे बच्चे जानते हो, एक तो प्लस एच ग्रुप दिखा रहा है, एक प्लस आई ग्रुप दिखा रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा हमारे पास पैरा पोजीशन वाला, तो 3। फिर ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना, ये -R दिखाता है, -S दिखाता है, -I दिखाता है। तो हमारे पास पहले प्लस वाले को लाना है, फिर सिंपल वाले को लाना है। तो कौन सा हो गया हमारे पास 1 एंड देन 2। ये किसका ऑर्डर हो गया बेसिकली बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज इसमें लगभग सारे बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि जो ऑर्थो इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट केवल 2 में ही पाया जाता है। एक तो पाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, और एक पाया जाता है एनिलीन वाले में, जो कि हम अभी करेंगे। अब ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, देखिए ऑर्थो इफेक्ट सीखते हैं एक बार, है ना। अगर हम लोग ऑर्थो इफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है बेसिकली एनिलीन के साथ वट एवर, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है, जो ऑर्थो पोजीशन पे होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। और हम लोग यहाँ पे क्या चेक करना चाह रहे हैं, हम यहाँ चेक करना चाह रहे हैं इसका बेसिक कैरेक्टर। तो आपको बताना कौन सा आंसर होगा। ठीक है, इसमें बताना है हमें बेसिक कैरेक्टर कौन सा है। 1 2 3 एंड 4। आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें इफेक्ट लगा सकते हो ऑर्थो पोजीशन वाला, ये तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो ये तो सबसे बाद में आना है। तो अगर आप लोग इसमें लगाओगे तो इसमें केवल प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे प्लस एच प्लस आई, कई बार आप प्लस आर भी बोलते हो, होता नहीं है वैसे तो, एल्कीन से जो बगल वाला है उसको एल्फा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंसी कौन दिखाएगा, सबसे पहले कौन सा हो गया बताओ 4th वाला, फिर कौन सा हो गया 3 वाला, फिर 1 वाला, देन 2 वाला। किसका ऑर्डर है ये बेसिक कैरेक्टर। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो एनिलीन है वो ऑर्थो इफेक्ट शो करता है। ऑर्थो पोजीशन पर चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है चाहे विड्रॉइंग ग्रुप है, हमेशा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये अब देखो नेक्स्ट वाला ग्रुप ले लेते हैं एक विड्रॉइंग का। अब आपसे इसमें पूछे कि बताओ बेसिक कैरेक्टर कौन सा होगा, तो आपको ये तो पता ही है कि ऑर्थो पोजीशन वाला सबसे लास्ट में होने वाला है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कर लेते हैं जरा। यहाँ देखोगे आप लोग -I इफेक्ट लग रहा है मेटा पे, और यहाँ पे -R -I और -H लग रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा होगा सिंपल वाला, तो पहले सिंपल वाले को देंगे प्रायोरिटी, फिर किसको देंगे हम लोग ऑर्थो वाला, तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा यानी बेसिक सबसे कम है, तो ये तो लास्ट में ही जाना है, ठीक है। अब इसके बाद
ये देखो जितना ज़्यादा -R होगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। तो हमारे पास गया 2 और 2 के बाद गया 4 और 4 के बाद गया 3। किसका ऑर्डर है ये? बेसिक करेक्टर का। ऑर्थो पोजीशन को ध्यान रखिएगा। ऑर्थो पोजीशन पे जो एनिलीन पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, चाहे इलेक्ट्रॉन लीजिंग है चाहे विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा होता है। जब एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो बेसिक करेक्टर क्या होगा? इसका सबसे कम होगा। अब देखते हैं, मान लीजिए आपने ये वाले कॉन्सेप्ट सीखे। ये वाले कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब क्वेश्चन आ जाता है रिंग में। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट कि इसको ही गलत कर देते हैं। ये एक्चुअली में एलिफैटिक में इफेक्ट लग रहे हैं, ना कि एरोमेटिक में। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बेसिक कैरेक्टर की बात करें, अब ये रिंग में क्वेश्चन है, ठीक है। अब जनरली बच्चों को क्या लगता है कि भाई ये 2 डिग्री हो गया तो CS3 के साथ लगा दो 213, 213। यहां नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये रिंग वाले केस है, किस में लगता है? केवल 213, 231। कहां पे याद रखना है आपको? केवल और केवल एलिफेटिक एमीन्स के साथ, एरोमेटिक के साथ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो इसमें तो केवल प्लस आई इफेक्ट लगाओगे, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उसमें लग रहा है, फिर देन इसमें, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए हमारे पास फिनाइल के केस आ जाएं। ये 3 डिग्री फिनाइल है। अब आपसे पूछा जाए इसका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, फिनाइल जो है -I इफेक्ट शो करता है। जितना ज्यादा -I होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1 2 3। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो फिनाइल होता है, फिनाइल -I इफेक्ट शो करता है। -I इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? उसका एसिडिक कैरेक्टर। और हम क्या देख रहे हैं यहां पे? बेसिक कैरेक्टर, बेसिक। तो एक हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई है। एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि कभी भी एनिलीन और बेंजाइल एमीन आ जाए तो बेंजाइल एमीन इज द मोर बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन। इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, एसाइलेशन की बात करते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो जब हम लोग एसाइलेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? एसाइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे। लाइक एज द एक्स ले लिया हमने और ये हमारे पास मान लीजिए प्राइमरी अमीन है, ठीक है। तो यहां क्या होने वाला है कि यहां से तो जाएगा X और यहां से जाएगा H, तो HX निकल जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बचा? CS3NH, हाँ, तो CO और R, ये बचा। देखो आप लोग यहां पे क्या किया है, बेसिकली CS3NH रह गया, ये NH इससे जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ गया तो इसको आप लोग क्या बोल रहे हो? N मिथाइल, N पे क्या जुड़ा हुआ है? जो N पे जुड़ा हुआ है उसको बोल रहे हैं N मिथाइल एसिटामाइड। अब एसिटामाइड बोलना ऐसा सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे R पे मैंने कोई CS3 नहीं ले रखा है। मान लीजिए मैं R की जगह पे CS3 ले दूं तो आपको बोलना है N मिथाइल एसिटामाइड। अगर मान लीजिए मैं इस R के प्लेस पे CH2CH3 ले लूं तो यहाँ पे कार्बन 3 हो जाएंगे। तो कार्बन 3 हो जाएंगे तो आप क्या बोलने शुरू करोगे? N मिथाइल प्रोपेनामाइड। तो मतलब ये R के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है उससे डिसाइड होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो मान लीजिए अगर हम लोग यहां पर 2 डिग्री अमीन का यूज कर रहे हैं तो 2 डिग्री अमीन के साथ हम लोग
एसाइलेशन कराना चाह रहे हैं, तो यहां लुईस एसिड डाल देंगे, जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पे प्रेजेंट है हमारे पास, क्या प्रेजेंट है, H, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, और यहां X, तो HX निकल जाएगा, तो HX निकल जाएगा, हमारे पास क्या बना, N CH3 और CO CH3। अब मान लीजिए मैं आपसे इसका नाम पूछूं तो आप क्या कहोगे, NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल एसिटामाइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए हमारे पास, 2, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग NN डाई मिथाइल एसिटामाइड। अब ये 3 डिग्री वाले से होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, आपको पता लग गया होगा, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो एसाइलेशन हमारे पास किसका हो रहा है, 1 डिग्री का हो रहा है, एन एल्काइल बन रहा है। एसाइलेशन हमारे पास किसका हो रहा है, 2 डिग्री का हो रहा है, एन डाई एल्काइल बन रहा है। ठीक है, अब 3 डिग्री का एसाइलेशन होता ही नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पे अल्फा प्रेजेंट नहीं है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा मान लीजिए हम बेंजीन के साथ कराते हैं इसको, अभी तो हमने एसाइल हैलाइड यूज कर रखा है, अभी हम एराइल हैलाइड यूज करें तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजोनाइलेशन। तो क्या करते हैं, यहां पे 1 डिग्री लेते हैं, एमीन ये 1 डिग्री है, और यहां पर XCO कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम होता है बेंजोलाइशन। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग यहां पे लुईस एसिड डाला, अब ये लुईस एसिड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। अब मान लीजिए यहां से चला जाए तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, और यहां से H निकल जाए तो HX निकल जाएगा, HX निकल गया हमारे पास, तो क्या बना, CH3NH। या इसको एक चीज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि ये तो हमने कर ही रखा है, इसको चेंज करते हैं, यानी कि एनिलीन लेते हैं। ठीक है, एमीन को चेंज करते हैं, ये करते हैं, हमने एमीन्स को चेंज किया एरोमेटिक में, पहले तो हमने एलिफेटिक का तो कर ही लिया, अब थोड़ा एरोमेटिक में करते हैं। अब जब एरोमेटिक में करेंगे तो हमारे पास क्या है, बेसिकली बेंजीन के साथ कर रहे हैं, COX। ठीक है, अब जब हमने COX किया इसका, तो क्या हो जाएगा, हीट करेंगे, यहां से H निकल जाएगा और यहां से X निकल जाएगा, तो HX निकल गए, तो हमारे पास क्या बना, देखो इस NH को मैं कहीं पे भी लिख सकता हूं। अब इसको अभी और तो पैरा कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक ही ग्रुप लगा हुआ है। साइड में क्या चला गया हमारे पास, लाइक दिस। अब हमने क्या किया पता है, इसमें नया ये कर लिया कि इसको भी एरोमेटिक ले लिया है और उसको भी एरोमेटिक ले लिया है, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं, यहां पे एलिफेटिक ले ही नहीं सकते क्योंकि नाम क्या है, बेंजोलाइसन। तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं शॉर्टन बूमान रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज दी, ध्यान रखना, शॉर्टन बूमान रिएक्शन। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये प्राइमरी के साथ ऐसा करोगे तो ये बनेगा, सेकेंडरी के साथ करोगे तो एक H और चला जाएगा, और टर्सरी के साथ तो आपको पता ही है, होगा ही नहीं। ठीक है, तो एरोमेटिक के साथ, एलिफेटिक के साथ नहीं, शॉर्टन बूमान रिएक्शन कहां हो रही है, एरोमेटिक एमीन्स के साथ, एरोमेटिक एसाइल हैलाइड के साथ। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना। तो हमारे पास एसाइलेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए दूसरा वाला, रिएक्शन विद कार्बाइल एमीन टेस्ट करते हैं पहले, है ना, कार्बाइल एमीन टेस्ट, कार्बाइल एमीन टेस्ट। अगर हम लोग कार्बाइल एमीन टेस्ट की बात करें तो कार्बाइल एमीन, यानी कि ध्यान रखना ये इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट इज applicable only for
प्राइमरी 1 डिग्री एमीन्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, चाहे फिर वो एलिफेटिक है 1 डिग्री, चाहे फिर वो एलिफेटिक है, चाहे फिर वो एरोमेटिक है, दोनों के लिए वैलिड होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास RNH2 हो, हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म लिया, यहाँ पर KOH कराएंगे, तो हमारे पास ये जो NH2 है यानी कि प्राइमरी अमीन है, ये यहाँ पर एक फाउल स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी, क्योंकि यहाँ पर आइसोसाइनाइड बन चुकी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आइसोसाइनाइड बन जाता है जिसकी वजह से एक फाउल स्मेल आती है। अब मान लीजिए एलिफेटिक ये है, हम लोग एरोमेटिक ले लेते हैं, तो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए वैलिड होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये क्लोरोफॉर्म है, ये KOH है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आइसोसाइनाइड बन जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बाइल एमीन टेस्ट। जो कार्बाइल एमीन टेस्ट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 डिग्री प्राइमरी एमीन्स ओनली, वट एवर एलिफेटिक और इट मे बी एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। दिस इज नोन एज दी हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब देखो क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, जैसे अच्छा Cl एक ही लगा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दिस इज द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब इस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, प्राइमरी अमीन। अब मान लो हमने प्राइमरी अमीन के साथ कराया, तो यहां से निकलेगा H और यहां से निकलेगा Cl। HCl मान लीजिए निकल जाए, तो HCl निकलने के बाद हमारे पास क्या बना, CH3NH, और यहां पे अपने पास SO और ये दिस वन। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, एन मिथाइल, ध्यान से सुनिएगा, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एमाइड, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये प्राइमरी 1 डिग्री के साथ अगर हम लोग करते हैं तो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम लोग सेकेंडरी के साथ करें, सेकेंडरी अमीन के साथ करें रिएक्शन, तो सेकेंडरी अमीन के साथ क्या होगा, यहां पे इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। तो यहां से निकलेगा HCl, तो जब HCl निकल गया तो हमारे पास क्या बनेगा, SO2 N NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। दिस इज नोन एज दी NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि थियोरेटिकली तो हमने बता दिया भाई 1 डिग्री देगा तो N एल्काइल दे देगा, 2 डिग्री देगा तो NN डाई एल्काइल दे देगा, 3 डिग्री का तो यह है कि ये हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट देता ही नहीं है। 3 डिग्री अमीन्स डज नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड मीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट। तो फिर जब रिएजेंट से नहीं करता है रिएक्शन, तो
तो हम थियोरेटिकली तो हमने बता दिया, प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करेंगे कि भाई ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री था। तो आगे इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एल्कली से। एल्कलीज मतलब KOH, KOH से रिएक्शन कराते हैं। अब KOH से रिएक्शन करने पे क्या होता है बेसिकली कि ये ना सॉल्युबल हो जाता है। तो मान लीजिए एल्कली के साथ सॉल्युबल हो गया, तो वहां पे कौन सा है, 1 डिग्री अमीन है, प्राइमरी अमीन है, ये ध्यान रखना है। और मान लीजिए अगर KOH के साथ यानी एल्कलीज के साथ सॉल्युबल नहीं हुआ, इनसॉल्युबल है, तो वहां पे कौन सा होगा, 2 डिग्री अमीन है, ये ध्यान रखना। और क्योंकि पहले से ही रिएक्शन नहीं कर रहा है, वो कौन सा है हमारे पास, 3 डिग्री अमीन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट है, ये डिस्टिंग्विश करने के काम में लाया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखो ये हो गया हमारे पास एसाइलेशन। सबसे पहला था बेसिक कैरेक्टर, दूसरे नंबर पे था हमारा एसाइलेशन, तीसरे नंबर पे था कार्बाइल एमीन टेस्ट, और ये रिएक्शन विद सल्फोनाइल क्लोराइड 4 नंबर की है बेसिकली, तो नंबर से कोई इफेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड करते हैं। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है हमारे पास, HNO2, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास प्राइमरी अमीन है 1 डिग्री और हम रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रस एसिड का, तो क्या बनेगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि ये N है, ये हमारे पास O है और ये OH, यानी मैं नाइट्रस एसिड को HNO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो देखिए यहां से क्या मिलेगा हमें, एक तो N2 निकाल दो आप लोग, N2 निकाल दिया, एक H2 निकाल दो, ये निकाल दिया, और ये OH यहां पे लग जाएगा। तो यानी कि इसका जो डाइजेनियम सॉल्ट है वो स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल क्यों नहीं होता है मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं एक बार, और ये बन गया हमारे पास H2। तो ध्यान रखिएगा कि जब इससे रिएक्शन करता है नाइट्रस एसिड से, तो इस जो नाइट्रस एसिड की प्रॉपर्टीज हैं, नाइट्रस एसिड की प्रॉपर्टीज इसके सिमिलर होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब इसके सिमिलर होती हैं तो इसके हिसाब से तो डाइजेनियम सॉल्ट बनना चाहिए था, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज नहीं होता है। इसका जो डाइजेनियम सॉल्ट है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज ना हो पाने की वजह से एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में ऑलवेज एल्कोहल बनता है, इसका आपको ध्यान रखना है। दोबारा से सुनो, हम जो कर रहे हैं ये जो पहली रिएक्शन है इसको हम और क्या कर सकते हैं या क्या कह सकते हैं, प्राइमरी 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन्स। ठीक है, बात चल रही है प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स की। तो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स में ऑलवेज रिमेंबर हमारे पास क्या बनता है, एल्कोहल। अब हम इसी का दूसरा पार्ट ले रहे हैं, प्राइमरी 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स। अगर मान लीजिए हम लोग एरोमेटिक लें, यानी कि एनिलीन लें, एनिलीन की रिएक्शन अगर मान लीजिए हम लोग नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो यहां पर इसका डाइजेनियम सॉल्ट स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये H2 लिखा हुआ है, इसका जो डाइजेनियम सॉल्ट है वो स्टेबल होगा, और ये स्टेबल होने के बाद जिससे भी आपको इसकी रिएक्शन करानी है, जिससे रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको इसका साइनाइड बनाना है, तो आप क्या करिए CuCN कर दीजिए, ठीक है ना, और CuCN करेंगे तो ये सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगी, इसको बोलेंगे साइनोबेंजीन। दिस इज नोन एज दी साइनोबेंजीन, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, आगे भी जा सकता है। तो इसका आप देख पा रहे हो
कि एक तो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स का डाइजीनियम सॉल्ट रेजोनेटिंग स्टेबलाइज ना हो पाने की वजह से एल्कोहल में जाता है, जबकि एरोमेटिक का डाइजीनियम सॉल्ट रेजोनेटिंग स्टेबलाइज होता है। इसको जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं हम उसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको इसमें फिनॉल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वाटर के साथ इसको वार्म कर देंगे तो यहाँ पे फिनॉल दे देगा, ठीक है, जो कि हमने पिछली बार रिएक्शन में की थी काफ़ी सारी ये चीज़ है। अब देखो 2 डिग्री का केस लेते हैं, 2 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, दोनों में ही चाहे तो हमारे पास 2 डिग्री एलिफेटिक है, चाहे हमारे पास 2 डिग्री एरोमेटिक है। ऑलवेज रिमेंबर नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है, नाइट्रोसो। नाइट्रोसो किसको बोलते हो आप लोग, NO को। तो नाइट्रोसो कैसे बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 डिग्री अमीन है, ठीक है, और आपने क्या करा दी रिएक्शन लाइक दिस, ठीक है, यही तो हुआ HNO2। HNO2 ये हुआ, हीट कर रहे हो आप लोग, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बन गया, NO, N नाइट्रोसो। कुछ बात समझ में आ रही है। 2 डिग्री, ये 2 डिग्री एलिफेटिक है। मान लीजिए 2 डिग्री एरोमेटिक ले लें तो ये 2 डिग्री एरोमेटिक है, इसमें रिएक्शन करा रहे हैं हम HNO2 के। तो जब HNO2 की इसमें रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा। तो जब निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, लाइक दिस, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और टर्सरी वाला उसके लिए अलग से करते हैं फिर, ठीक है। प्राइमरी में समझ में आ गया, एलिफेटिक है तो एल्कोहल, एरोमेटिक है तो डाइजीनियम सॉल्ट। सेकेंडरी में चाहे एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है, दोनों के साथ कौन सा लगाना है आपको, NO, नाइट्रोसो। टर्सरी की बात करते हैं, टर्सरी एलिफेटिक एमीन्स। तो ध्यान रखना नाइट्राइट बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टर्सरी अमीन है, हम रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 की, हमारे पास बनेगा CH3 का होल थ्राइस NONO, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। ONO मीन्स नाइट्राइट, इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 3 डिग्री मान लीजिए एरोमेटिक ले रहे हैं, 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स का केस है हमारे पास। तो देखो इसमें क्या बनेगा, ये 3 डिग्री एमीन्स है, ठीक है, हमने HNO2 की रिएक्शन कराई लाइक दिस। तो HNO2 की रिएक्शन कराई तो ये देखो क्या होगा, जैसे हमने इसको हीट किया, ये पैरा पोजीशन से यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकल जाएगा। तो यहां से OH निकल के ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर के इस पे अटैक कर देगा। तो इस पे अटैक कर देगा, हमारे पास क्या मिला, हमें ये नाइट्रोसो मिला, पैरा नाइट्रोसो पोजीशन पे जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसी को थोड़ा सा बोल देता है कि भाई इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, बताओ क्या बनेगा। अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो जो NO है वो फर्दर NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखो हमने ये जो नाइट्रोसो वाली बात है, नाइट्रोसो वाली बात कंप्लीट कर ली अपनी, इसका आपको ध्यान रखना है। यानी कि नाइट्रोसो के केस में प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स है, एल्कोहल बनाना है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स है, डाइजीनियम सॉल्ट बनाना है, और सेकेंडरी के साथ दोनों में कॉमन होगा, टर्सरी के साथ एक के साथ नाइट्राइट बनेगा,
दूसरे के साथ नाइट्रोसो लेकिन पैरा पोजीशन पे लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। देखो यहां तक तो कंप्लीट हो गया, आज यहीं तक छोड़ दें, चलो फिर यहीं तक छोड़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा ही देता हूं, है ना, कोई नहीं। देखो या एक काम करिएगा आप लोग, इनको यहां तक कर लो, नेक्स्ट मैं कराता हूं आपको मंडे को। ठीक है, अभी तो एग्जाम के काफ़ी दिन है, और दूसरी वाली बात है कि कोई स्टूडेंट भी नहीं है, इसलिए करते रहो। मेरा काम है आपको वीडियो बना करके सारे चैप्टरों को पहुंचा देना जब तक आपके एग्जाम हो। ठीक है, आपका काम है जब टाइम मिले आप इनको देख लो। ठीक है, और डाउट प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की तभी आपकी चीज़ें सही होंगी। आप ऐसे सोचोगे नहीं नहीं हमने तो कर रखा है, तो उसके लिए भी आपको कई बार तो क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मतलब पूरा फुल फॉर्म में करना पड़ेगा। फुल फॉर्म किसको बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने सैंपल पेपर है ना, तो सैंपल पेपर करने पड़ेंगे बार बार, तो एक बार पूरी थ्योरी दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, फिर सैंपल पेपर को सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।